Hello, my dear friends. This is Prashant Mamani, and I welcome all of you in this special video lecture. The name of this lecture is Overview 2 Years of Niti Aayog. दोस्तों, इस लेक्चर में I will use English and Hindi language. So, जितने भी हिंदी स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए हिंदी एक मुख्य भाषा है, तो जो कोई भी चीजें ऐसी है इंग्लिश में जो समझने में कठिन है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो 2 साल हुए हैं नीति आयोग के, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 1 जनवरी 2017 जब पूरी दुनिया न्यू ईयर्स डे मना रही थी, तब नीति आयोग अपना 2nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। तो देखते हैं कि नीति आयोग इन 2 सालों में कौन कौन सी चीजें कर रहा है या कर चुका है। और इसको आगे ले जाने से पहले वी विल टॉक अबाउट प्लानिंग कमीशन एज वेल, बिकॉज वी नो दैट व्हेन नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम in power in center, it eliminated the planning commission and the vacuum that was created, जो ये स्पेस बनी थी जब प्लानिंग कमीशन को हटाया गया, तो उसकी जगह पे किसी और आयोग को बिठाने के लिए या उसकी जगह को भरने के लिए नीति आयोग was introduced, right? Now I'm sure you know the full form of Niti Aayog, NITI, that means National Institution for Transforming India. That is Niti Aayog. Now let's check Niti Aayog's predecessor. के नीति आयोग से पहले क्या था ये चेक करते हैं। Now नीति आयोग से पहले, as I told you earlier, that प्लानिंग कमीशन था, और प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में बहुत सारे डिफरेंसेस है। वो हम इस स्लाइड से और आने वाली स्लाइड से हम जानेंगे क्या डिफरेंस है। पहले देखते हैं 2 मेन फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। ए, टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट द 5-year प्लान्स, जो पंचवर्षीय योजना है उनको बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ये प्लानिंग कमीशन का वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन था। लेकिन 31 मार्च 2017, ये जो 31 मार्च है 2017 की, दिस ईयर की, उस दिन पे 12th 5-year प्लान, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसका अंत 31 मार्च को होने वाला है। और ये सिर्फ 12th 5-year प्लान का ही अंत नहीं है, ये जो पंचवर्षीय योजना सिस्टम है उसका भी अंत है ऑन दिस 31 मार्च। बिकॉज इस दिन से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू फॉलो पंचवर्षीय योजना और 5-year प्लान मेथड। बेसिकली ये जो 5-year प्लान मेथड है ये हमने रशिया में से ली है, यूएसएसआर में से। उस टाइम तो रशिया नहीं था, लेकिन उसको यूएसएसआर से जाना जाता था। और आपको पता होगा कि नेहरू, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू थे, वो सोवियत यूनियन से काफी इम्प्रेस्ड थे और उसी की ये सिस्टम उन्होंने इंडिया के लिए अप्लाई की थी। अब ये अच्छी है बुरी है उसके बारे में हम नहीं जानना चाहते, लेकिन एक कॉमन सेंस के तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि जो चीज हमने तकरीबन 70 इयर्स पहले अप्लाई की थी, क्या आज भी वो उतनी रेलेवेंट हो सकती है? आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी उठाकर देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल इट इज वेरी गुड, और ये चलता ही रहेगा आने वाले कई सालों तक और सदियों तक। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है जो रेलेवेंट नहीं है, जो रेलेवेंट है तो उनको टाइम पे हमने अलग अलग टाइम पे इंडिया हैज amended our constitution, isn't it?
That means we have made necessary changes. And that applies to Planning Commission as well. That Planning Commission was turning into a not so productive commission, and that is one of the main reason why the new government, that is NDA government of Narendra Modi, has removed Planning Commission और उसके जगह हमने नीति आयोग को अप्लाई किया. Right, so as I told you that from 31st March 2017, not only 12th 5-year plan will come to an end, but it will be end of 5-year plan program altogether. Right, so if you find a question in your competitive exam, particularly prelims, that what is the theme for 13th 5-year plan, none of the above would be the answer, because there is not going to be any 13th 5-year plan. The second important function of Planning Commission was to allocate financial resources to states. Now इसके ऊपर dear friends, जब कोई भी आप ऐसा लेक्चर सुनते हो या किसी भी चीज को पढ़ते हो, तो आपको एक चीज करनी रहती है, उसका नाम है क्रिटिकल एनालिसिस. क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है जो कुछ भी चीज आप पढ़ रहे हो या समझ रहे हो, उसको क्रिटिकली एनालाइज कीजिए और वो चीजें देखने की कोशिश कीजिए जो चीजें लिखी नहीं गई है. It is known as reading between the lines. Now what can you read between the lines from this to A and B? The first thing is that ये जो प्लानिंग कमीशन है, राइट फ्रेंड्स, वो प्लान्स बनाता, 5-year प्लान्स बनाता था. नाउ प्लानिंग कमीशन कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है? दिल्ली में. और वो उसके जो बनाए प्लान से वो पूरे इंडिया में वो प्रिपेयर भी कर रहा है, पूरे इंडिया के प्लान, और उनको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर भी निगरानी रख रहा है. दूसरी चीज, इट यूज्ड टू एलोकेट, वित्तीय जो पैसे हैं वो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था प्लानिंग कमीशन. राइट, ये दो इसके मुख्य फंक्शन थे. अब आप ही सोचिए कि इससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं. बिफोर आई एक्सप्लेन एनीथिंग फर्दर टू यू, द बेस्ट थिंग आई वुड रेकमेंड इज टू पॉज दिस वीडियो हियर, राइट, एंड थिंक व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम्स. और एक हिंट के तौर पर मैं आपको एक 4 जनरेशन वाले फैमिली, राइट, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है या ग्रैंड फादर है, right, great grandmother and great grandfather, then you have grandfathers and grandmothers here, right, और फिर उनके भी बच्चे हैं, और ऐसे ऐसे करके ये चेन नीचे जा रही है और कहीं पे आप है. Now when I say आप, what I'm saying is, imagine this scenario between a state एंड सेंटर. इसको आप सेंटर पकड़ लीजिए. दिस इज जस्ट ए हाइपोथेटिकल, ये एक इमेजिनरी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं. इसके अलावा आपके पास कोई और एग्जांपल्स है, देन यू कैन यूज इट. सो योर ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट आर द थिंग्स, राइट, दैट यू शुड वेयर, व्हाट इज द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट यू शुड हियर, और आपको कितने पैसे उसके लिए, YouTube देखने के लिए इतने पैसे, आपकी जीन्स के लिए इतने पैसे. कई बार तो ऐसा होगा कि आपको जीन्स नहीं लेकिन आपको एक शॉर्ट दी जाएगी, पता चला आप कश्मीर में है लेकिन फिर भी आपको एलोकेट की जा रही है एक छोटी सी शॉर्ट्स, राइट. तो जब प्लानिंग एक टॉप लेवल पे हो रही होती है तो मैनेजमेंट का आप ये रूल समझ लीजिए, या फिर टुडेज मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है उसमें भी ये अप्रोच आ गया है कि डाउन टू बॉटम एंड बॉटम टू डाउन, 2-वे कम्युनिकेशन चलती ही रहे. दोनों जो बॉटम लेवल पे काम कर रहे हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके भी इनपुट्स लिए जाएं कि कौन कौन सी चीजें हम इंप्रूव कर सकते हैं.
और अगर आप टोयोटा के केस स्टडीज पढ़ेंगे, राइट, अगर आप में से कोई मैनेजमेंट स्टडीज कर चुका है तो आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज हैं जहां पे टोयोटा के जो ट्रक ड्राइवर्स थे, जो कार्स को डिलीवरी देने जाते थे दूसरे शोरूम्स में, या फिर जो पार्ट्स को सप्लाई करने जाते थे दूसरे शोरूम में, तो उनसे जब इनपुट लिया गया कि कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं, तब उन्होंने ये रेकमेंड किया कि ट्रक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होने चाहिए, राइट, और उस बॉक्स के अंदर जब ये अलग अलग, से फॉर एग्जांपल इंजन के कोई पार्ट्स है तो वो यहाँ पे होने चाहिए, ये कोई दूसरी चीज है, बोनेट की चीज है तो यहाँ पे होने चाहिए, इंटीरियर की चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, से फॉर एग्जांपल स्विच ऑफ एयर कंडीशनर एंड एक्सेट्रा शुड बी प्लेस्ड हियर। तो इससे क्या होगा, जब डिलीवरीज का टाइम आएगा किसी शोरूम में या किसी सर्विस, जहां पे सर्विस होती है ऐसी जगह पे, जब ये ट्रक अनलोडिंग करने जाएगा तो जितनी प्रोडक्ट्स उसको देनी है वो एग्जैक्टली वहां पे होगी और वो स्पीडीली वो दे सकेगा, राइट। ऐसा उन्होंने अप्लाई किया और उससे स्पीड भी बढ़ी। तो ये ऐसी चीज है कि जो बॉटम में से जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उससे जब इनपुट लिया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि what you should include and what you should exclude, right? So because ये फाइनेंशियल रिसोर्सेस एलोकेट करता था फाइनेंस प्लानिंग कमीशन, तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सरसाइज CMs, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ एवरी स्टेट्स वर फोर्स्ड टू क्यू एट द डोर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसमें दूसरा भी एक प्रॉब्लम ये होता था फ्रेंड्स कि से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव पार्टी ए रूलिंग इन द सेंटर, right, and you have party A at different, at say for example 4 states में पार्टी A है and सेंटर में भी पार्टी A है, तो जो पार्टी A के चीफ मिनिस्टर्स है उनको जो भी फंड्स चाहिए एक्सेट्रा वो सब फटाफट मिल जाता था। दिस इज रियलिटी, आपको पता ही होगा ऐसा होता भी है। लेकिन जो पार्टी B में से है, जो पार्टी C में से है, उनको उनके चीफ मिनिस्टर्स को चक्कर लगाने पड़ते थे, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो प्रोग्राम्स है वो अच्छी तरीके से और ज्यादा फटाफट इंप्लीमेंट ना हो और जिससे पॉलिटिकल गेन मिल सके। लेकिन हम उसके ऊपर डीप में नहीं जाएंगे, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर टॉकिंग ऑन नीति आयोग, इजंट इट? सो इट इज एंड ऑफ दैट स्टोरी एज वेल। ये जो चीजें हैं ये चीज भी अब बंद हो गई है। कैसे? लेट्स go through it, right? So Niti Aayog, now none of the previously mentioned activities are part of the Niti Aayog. ये जो दो चीजों के बारे में हमने बात की, A and B are not part of Niti Aayog. The second thing is that one of the biggest change that has been done regarding allocation of fund is that फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन है उसने क्या किया कि जो डिविजिबल पूल है, इसको समझने के लिए आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल एवरी ईयर 100 रुपए भारत सरकार के पास आते हैं, राइट? इट्स प्रॉफिट फ्रॉम एवरी सिंगल थिंग, राइट? इट हैज 100 रुपीज। स्टेट्स भी जो टैक्सेस कलेक्ट करती है एक्सेट्रा वो भी सेंटर के पास जाता है। लेकिन स्टेट्स को भी पैसे चाहिए खर्च करने के लिए, सेंटर को भी चाहिए, राइट? तो पहले स्टेट को 32% दिया जाता था और बाकी का जो पैसा है वो उनको ये स्कीम के लिए ये पैसा, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना, ये सब होता था। बट नाउ फाइनेंस कमीशन ने क्या कहा कि रेज द बार फ्रॉम 32%, गिव 42% इन वन शॉट, राइट? And after that you won't get any money from center. तो ये जो चक्कर लगाने पड़ते थे चीफ मिनिस्टर्स को प्लानिंग कमीशन के पास, वो खत्म हो गया। सो अब नीति आयोग के पास ऐसे कोई पैसे ही नहीं रहते, बिकॉज द फाइनेंस कमीशन हैज ऑलरेडी गिवन 42% ऑफ शेयर ऑफ मनी टू स्टेट्स, राइट? इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन, अगेन दैट्स अ altogether different thing, but just for understanding, for conceptual clarity, बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो वित्त कमीशन है, उसने 42% पैसे
स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे हैं 58%, राइट, और 42% है वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब चीफ मिनिस्टर्स को प्लानिंग कमीशन तो है ही नहीं, लेकिन नीति आयोग के पास भी पैसे मांगने के लिए कटोरे लेकर खड़ा नहीं रहना है। अब बात करते हैं 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेकंड इज assisting the government in policy making, and the third is serving government as its think tank. think tank का मतलब है कि वो यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एरियाज के एक्सपर्ट्स हैं नीति आयोग में, और वो से फॉर एग्जांपल एजुकेशन में क्या चेंजेस होना चाहिए, तो इसके ऊपर के जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें बहुत अलग अलग चैलेंजिंग रोल निभाए हैं एजुकेशन सेक्टर में, कोई प्राइमरी स्कूल में ग्राउंड लेवल पे है, किसी ने नेशनल लेवल पे काम किया, तो ये सारे एक्सपर्ट्स मिलके इसके ऊपर चर्चा करेंगे, राइट, और सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, नए नए आइडियाज क्या इंप्लीमेंट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, एक्सेट्रा, और फाइनली जो इनकी जो रिपोर्ट है या फिर इनके जो डूज एंड डोंट्स का जो लिस्ट है वो गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट के पास एक एक्सपर्ट बॉडी होगी, राइट, कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर गवर्नमेंट को अगर डीपली उसके अंदर रिसर्च करना है एक्सेट्रा, तो नीति आयोग एक थिंक टैंक की तरह भी काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि दैट दिस 3 फंक्शंस, दिस फंक्शन 1, 2 एंड 3, ये ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग फंक्शंस है, ये नाम अलग अलग है लेकिन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को सहायक का रूप, कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब बात करते हैं गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। नाउ चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आर पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। आप प्लानिंग कमीशन का देख लीजिएगा और इसका how this one is working. Of course, see, central government, we know that the chairman of नीति आयोग is Prime Minister of India, और प्लानिंग कमीशन के भी जो चेयरमैन थे, it was Prime Minister, the head, the supreme person was Prime Minister, लेकिन उसके अंदर डेप्यूटी चेयरमैन थे, पहले मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, अब now we have vice chairman as Mr. Arvind Panagaria, right? So of course central government is there in planning commission and this Niti Aayog, but now you have CMs, chief ministers and lieutenant governors are part of governing council of Niti Aayog. And interesting thing is that on the very first meeting of this governing council, इन्होंने 3 subgroups बनाए, 3 subgroups of chief ministers to advise central government on the subjects of centrally sponsored schemes, skill development, स्वच्छ भारत मिशन। अब मैं पॉइंट नंबर ए को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, राइट, जस्ट टू मेक इट इजी फॉर यू, कि 3 सब ग्रुप्स बनाए। किसने बनाए? चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग ने, उनकी जब पहली मीटिंग हुई, उस पहली मीटिंग में 3 सब ग्रुप्स बने, जिन सब ग्रुप्स में चीफ मिनिस्टर्स थे, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे कि जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसको बेस्ट तरीकों से कैसे लागू किया जा सकता है। रिमेंबर दैट बॉटम डाउन और बॉटम अप अप्रोच, राइट? यू हैव central government on top and then you have state governments, but in this thing, in this subgroup, you have both. You have chief ministers of states who are advising and helping the central government to formulate or to advise it on centrally sponsored scheme. तो इससे फायदा होगा कि नहीं होगा, ये आप सोचिए, right?
Now, Governing Council also created 2 task forces. This is on first meeting, right? 2 task forces on agriculture development and elimination of poverty. And important thing is that parallel task forces on each subject were constituted in states and union territories. जब ये टास्क फोर्सेस बनी तो सेम टाइम हर स्टेट में ऐसी टास्क फोर्स बन गई थी. दैट वाज टू फिक्स दिस होल, ये जो पाइपलाइन है उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके. इसलिए मूविंग ऑन, हमने काफी चर्चा कर ली है इसके बारे में. सो आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ थिंग्स, और बीच बीच में आई विल एक्सप्लेन यू 1 or 2 थिंग्स and then we will conclude this lecture. List of things so far on which Niti Aayog has worked. It has formulated model land leasing law, जिसको मध्य प्रदेश ने अडॉप्ट भी कर लिया है, और उत्तर प्रदेश ने अपना जो लॉ है उसको नीति आयोग के फॉर्मुलेटेड मॉडल लैंड लीज लॉ के साथ अपडेट कर दिया. Other states are actively working for adopting this model land leasing law. फिर वर्क इज इन प्रोग्रेस रिगार्डिंग मेजर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर मार्केट. नीति आयोग एग्रीकल्चरल मार्केट में भी जबरदस्त बदलाव के लिए काम कर रहा है, और जितने भी स्टूडेंट्स क्रिटिकल एनालिसिस सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, खैर सीख चुके हैं उनके लिए भी, जो सीख रहे हैं उनके लिए भी आई वुड से दैट आपको ये सोचना चाहिए कि कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं, और आपको इसको करंट अफेयर्स के साथ और अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जब आप एनसीईआरटीज में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या जियोग्राफी पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, राइट, तो उस सब नॉलेज को आप यहाँ पे मिक्स करके देखिए कि एग्रीकल्चर मार्केट में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, राइट. आई विल गिव यू few examples here. First one is digitalization of market, agriculture market, right? At one point we are digitizing our currency, and of course we can digitize our agriculture market as well. ENAM, that is ENAM, Electronic National Agricultural Market, गवर्नमेंट ने ये ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है कि नहीं. This thing is there. The second thing is, many a times you hear about crop pattern change करना चाहिए, तो it should work on crop pattern as well, कि जिस जगह पे शुगर केन बोई जाती है, और अगर शुगर केन या फिर गन्ना है जो बोया जाता है, and if that place is having deficit rainfall, वहां पे अगर कम बारिश हो रही है, then we should encourage our farmers to adopt those sort of crops that require less water, and this sugar cane should be transported to, or it should be planted in those states where you have many rivers, perennial rivers, जो 12 months पे वो rivers आपको पानी से भरी हुई दिखती है. states like बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, ऐसे states में sugar cane की बुआई होनी चाहिए. और विदर्भ जैसे जो एरिया है महाराष्ट्र में, जहां पे कम पानी होता है, वहां पे उन क्रॉप्स को हमें प्रमोट करना चाहिए जो रीजनेबली कम पानी से भी अपना काम चला सकते हैं, जैसे कि कोर्स ग्रेन्स, पल्सेस है, दाल है, तिलहन है, एक्सेट्रा, राइट. सो दिस आर द चेंजेस. देन वी नो दैट 50% ऑफ आवर एग्रीकल्चर लैंड इज रेन फेड, तो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, ऐसी चीजों के बारे में भी रिफॉर्म्स होंगे. तो ये सारी चीजों के ऊपर नीति आयोग चर्चा करेगा, इतना आप अनुमान तो लगा सकते हैं. एंड वंस यू डू दिस एक्सरसाइज, ट्रस्ट मी, द डे व्हेन यू विल रीड अबाउट द रिपोर्ट्स और द रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग ऑन एग्रीकल्चर मार्केट और एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, बिकॉज आपने बहुत सारी ऐसी चीजों के ऊपर ऑलरेडी सोच लिया होगा. कई चीजें इमेजिनरी होगी, कई चीजें आपने कहीं पे पढ़ी होगी, एक्सेट्रा. लेकिन जब लिस्ट सामने आएगा तो आई कैन एश्योर यू कि 5-10 में से एटलीस्ट
50% चीजों के बारे में तो आपने सोच ही लिया होगा, और जो नई 50% चीजें हैं शायद ये 70% भी हो सकता है और 30% नई चीजें हो। तो 30% जो नई चीजें हैं या 50% नई चीजें हैं जो उस रिपोर्ट में डिस्कस की गई है, तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि ये कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। और ऑफ कोर्स नीति आयोग में एक्सपर्ट्स बैठते हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत सालों तक काम किया है, तो उनके जो व्यूज होंगे, उनकी जो सलाह होगी वो काफी इन डेप्थ होगी। तो ऑफ कोर्स आप उतनी तो नॉलेज आप में नहीं होगी, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, राइट। आपको तो जनरलिस्ट बनना है, आपको तो बहुत ज्यादा चीजों के बारे में अच्छी अच्छी खबर होनी चाहिए, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है किसी टॉपिक का। और अगर आप सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जाम पेपर्स भी उठाकर देखेंगे, देन एज वेल यू विल फाइंड दैट even if you go through the marks of the toppers, you will find that out of 12 marks or out of 10 mark question, if you can manage 40-45% marks, then you are doing very good. if you are अगर 10 में से आपको 5 मार्क या 4.5 मार्क या 4 मार्क मिल रहे हैं, then trust me friends, you are doing very good for that question, right? Moving on, it is collecting information and experience on best practices across various states, and then it is imparting this learning to other officials of various states. कोई भी एक स्टेट में कोई ऐसी चीज है जो वहां के ऑफिशियल्स, वहां के मिनिस्टर बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, अगर वो बेस्ट वे है टू डू दैट थिंग, then नीति आयोग is learning that and then it is teaching it to other officials and other states as well. It has identified 6 public sector units for closure. अगर कोई सरकारी कंपनी है जो अच्छी तरीके से काम नहीं करती है, we know very well, बहुत सारे रीजंस है क्यों ये अच्छी तरीके से काम नहीं करती है, बिकॉज इसमें ब्यूरोक्रेसी है। अगर कंपनी प्रॉफिट करती है या लॉस करती है, उनके जो एम्प्लॉय है उनको तो सैलरी मिलने ही वाली है, बिकॉज दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो आराम से बैठो, चने चबाओ, क्या फर्क पड़ता है, काम हो ना हो। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं एटीट्यूड्स है, फिर करप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स काम नहीं कर रही है और परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, लॉस क्रिएट कर रही है। तो नीति आयोग ने ऐसे भी इंस्टीट्यूशन और यूनिट्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनको आइडेंटिफाई किया है और सोचा है कि इनको बेच डालो, बंद कर दो और बेच डालो इनकी एसेट को, जिससे जो भी कोई पैसा आए उसको हम किसी अच्छी जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं। इट हैज प्रपोज्ड रिफॉर्म इन मेडिकल एजुकेशन एज वेल। मेडिकल एजुकेशन ऑफ इंडिया, आपको पता है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर चक्कर चलते रहते हैं, फिर करप्शन है। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक केस हुआ था व्यापम का, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई है एक्सेट्रा। तो मेडिकल एजुकेशन के तहत भी ये changes. Very soon it is going to place in public domain a comprehensive national energy policy for wider consultation. इसका मतलब है कि नेशनल एनर्जी पॉलिसी है, ये बन गई है, इसका ड्राफ्ट इज रेडी, इट इज गोइंग टू बी पब्लिसाइज्ड ऑन वेबसाइट एंड अदर प्लेसेस, जिससे अगर कोई चूक रह जाती है then people can comment on it as well, right? And we know that how energy कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसके बारे में हमने यस्टरडे के न्यूज एनालिसिस में भी बात की थी, मराकश एग्रीमेंट में भी बात की थी, पेरिस क्लाइमेट चेंज के वीडियो लेक्चर में भी हमने बात की है, राइट? मूविंग ऑन, 20 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज इन इंडिया को स्थापित करने के ऊपर भी नीति आयोग चर्चा कर रहा है या विचारणा कर रहा है। इट इज थिंकिंग अबाउट इट, इट इज वर्किंग ऑन इट। Why we need 20 world-class universities in India? I'm just throwing some points, you have to catch it, right, dear friends? We want to be a superpower. Now, superpower ऐसे ही तो नहीं बना जा सकता. We need people who are super, isn't it? And from where will you train them? From university. जो रिसर्च है वो कहाँ होती है फ्रेंड्स? वो रिसर्च होती है यूनिवर्सिटी में। कॉलेज और
यूनिवर्सिटी में यही एक डिफरेंस है। और इंडिया की अगर रिसर्च की बात करें देन वी आर डूइंग एब्सोल्युटली यू कैन से बैड। आवर रिसर्च फेलोज आर, हाँ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जब वो बाहर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं दे आर डूइंग वेरी वेल, बट इंडिया में रिसर्च इज नॉट दैट गुड एट ऑल। चाइना के आप फिगर्स उठाकर देख लीजिए, अमेरिका के साथ साथ खड़ा है चाइना इन रिसर्च। और कई बार यह भी बताया जाता है कि अमेरिका जो भी कुछ है वो है बिकॉज ऑफ रिसर्च, जो उनकी यूनिवर्सिटी। और कहीं ना कहीं इसीलिए आज वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपको अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में मिलती है। कोस्टल एम्प्लॉयमेंट जोन्स बहुत सारी, वी नो 7,600 किलोमीटर का कोस्टल हमारा कोस्ट है इंडिया का, तो इसको एम्प्लॉयमेंट जोन में तब्दील करना। 15 ईयर विजन प्लान, जो मैंने कहा कि 5 ईयर प्लान था वो अब कैंसिल हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू हैव 15 ईयर विजन। इट हैज मेड सम redundancy and appointed 45 young officers। जब ये प्लानिंग कमीशन के जो मेंबर थे वही नीति आयोग के मेंबर बन गए थे, उनका जो स्टाफ की बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो नियरली बहुत सारे स्टाफ को, नियरली 50% स्टाफ को रिडंडेंसी मतलब के अर्ली रिटायर कर दिया कि ये लो आपकी जो भी सैलरी थी वो आपके बेनिफिट्स एक्सेट्रा, बट यू गो आउट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आप यहाँ पर बैठ के कुछ काम नहीं करेंगे और वैसे भी आपको सैलरी पे करनी है, तो आप कल से दफ्तर पे मत आइएगा, आपको अपनी सैलरी मिल जाएगी। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर गोइंग टू अपॉइंट न्यू, वी आर गोइंग टू इंजेक्ट न्यू ब्लड एंड न्यू एक्सपर्ट, और इससे भी नीति आयोग का काम में सुधार आया, राइट। सो दैट्स एवरीथिंग माय डियर फ्रेंड्स इन दिस वीडियो लेक्चर। आई होप दिस हैज हेल्प्ड यू to have an overview on नीति आयोग, और नीति आयोग के अलावा भी हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात की है, right friends? So this is our new services which we are going to start in now 1 or 2 days only, because our website will be launched hopefully by this week. And before I end this lecture, I request all of you to please subscribe my YouTube channel. You will get more sort of this videos on regular basis from now on. Do turn on that notification bell, hit like button if you think that this video lecture is helping you, or our video lectures in general are helping you, then please do not forget to share your like. Share this lecture with your friends, family and other people who are preparing for competitive exam. Follow us on Twitter, like us and find us on Facebook. We are on WhatsApp as well. And please my dear friends, please आप अपनी कमेंट्स पास कीजिए, डू शेयर योर कमेंट्स। आप घबराइए मत, आप शर्माइए मत, आई विल नॉट जज यू। मैं आपकी कमेंट्स को जज नहीं करने वाला हूं कि ये दिस पर्सन ने ऐसा लिखा, ये लिखा। मेरा तो रिव्यू मांगना इसलिए फ्रेंड्स, आप ये बताइए आपको हेल्पफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कौन सी चीजें ऐसी है जो आपको पहले पता नहीं थी और अब पता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये सारी चीजों को छोड़िए फ्रेंड्स, शर्माना छोड़िए। बी बोल्ड, यू आर गोइंग टू बी ए सिविल सर्वेंट। आप हजारों लोगों से चर्चा करेंगे, राइट? तो क्या तब आप घबराएंगे, शर्माएंगे, या फिर आपकी ये शर्म और घबराहट इंटरव्यू में आपको काम आएगी? बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। बी बोल्ड, स्टैंड अप एंड फील फ्री टू राइट द कमेंट्स, राइट? सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to hear from you in near future. This is Prashant Mamani signing off, and I'll see you all soon. Till then, enjoy your studies. Goodbye.